नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो आज का अपना थर्ड लेक्चर है और अपना टॉपिक रहेगा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ एल्गोरिथम एंड टेक्निक्स, यानी कि वेब माइनिंग जो कंटेंट है, यानी जो टेक्नोलॉजी है, उसका डेवलप होने में क्या उसकी जर्नी रही, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, क्या बिगनिंग थी, इनिशियली क्या क्या टूल्स इसके रहे, जिसके बाद हमने वेब माइनिंग को डेवलप किया। ठीक है, तो वेब माइनिंग से पहले की जो थिंग्स थी, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं कि वेब माइनिंग से पहले वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे वेब माइनिंग को डेवलप किया गया। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डेटा माइनिंग। तो मेनली बेसिक जो है इसका वो डेटा माइनिंग से ही है कम्प्लीटली। डेटा माइनिंग से ही इसकी स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग में डेटा माइनिंग आया था, वेब माइनिंग बहुत लेट आया था। तो अगर अपने डेटा माइनिंग की बात करें तो देखो, डेटा माइनिंग मेनली क्या होता है। मैंने कल के लेक्चर में भी थोड़ा बहुत डेटा माइनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने डिफरेंसेस भी देखे थे डेटा माइनिंग और वेब माइनिंग के अंदर। तो मेनली डेटा माइनिंग में क्या था, डेटा माइनिंग में जो भी डेटा था वो डेटा वेल स्ट्रक्चर्ड था या रिलेशनल था, है ना। हम उसके अंदर मेनली डेटाबेसेस या रिलेशनल डेटाबेसेस टाइप की थिंग्स यूज करते हैं, या जो वेयर हाउसेज बने हुए होते हैं, डेटा वेयर हाउस जिसको बोलते हैं हम। तो उन चीज़ों को हम यूज करते हैं डेटा माइनिंग के अंदर। ठीक है, तो देखो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम स्टडी कर लेते हैं। Data mining is an important and fast developing area in web mining where already a lot of research has been done. यानी अगर वेब माइनिंग के रेफरेंस में हम डेटा माइनिंग की बात करें तो वेब माइनिंग के अंदर भी डेटा माइनिंग जो है वो काफी हद तक डेवलप हो चुका है। बहुत सारी एल्गोरिथम्स, बहुत सारे टेक्निक्स जो है वो ऑलरेडी डेवलपमेंट कर ली गई है और काफी कुछ रिसर्च भी इसके अंदर अभी फिलहाल हो चुका है। रिसेंटली मेनी ऑर्गेनाइजेशंस गोट अवेयर ऑफ इट्स पोटेंशियल, स्पेशली फॉर एप्लीकेशंस इन मार्केटिंग, साइंस एंड फाइनेंस। नॉर्मली बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इन चीजों को यूज करते हैं। सबसे ज्यादा किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं? जो मार्केटिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साइंस और फाइनेंस। अब इनमें देखो इसका क्या रोल है और किस प्रकार से यूज किया जाता है। मान लो हम बात करते हैं एक LIC कंपनी। LIC कंपनी मोस्टली मार्केटिंग कंपनी है, क्योंकि सब कुछ उनका मार्केटिंग से काम चलता है। तो अगर मान लो एक LIC को एक नई पॉलिसी डिजाइन करनी है, ठीक है, और उस पॉलिसी के लिए अगर उनको डेटा की और रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो डेटा कहाँ से लेके आएंगे? वो अपनी पुरानी पॉलिसीज को स्टडी करेंगे, जो भी पुरानी पॉलिसीज थी, और प्रत्येक पॉलिसी में ये देखेंगे कि कौन सी पॉलिसी की ग्रोथ के क्या रीजन थे और कौन सी पॉलिसी के फेल होने के क्या रीजन थे। और ये सारा का सारा डेटा उनको कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली उनके डेटाबेस में मिलेगा। 10 साल पहले कोई पॉलिसी चलती थी और उस पॉलिसी से कितने कस्टमर्स जुड़े और कितने कस्टमर्स ने उसको बीच में बंद कर दिया, या कितने कस्टमर्स ने उसको कंप्लीटली उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो फिल की। तो उनका ऑल ओवर जो एनालिसिस है वो 20 ईयर पहले का हमें डेटाबेस में मिलेगा ऑब्वियसली। तो वहां से हम उन डेटा को एक्सट्रैक्ट करके और पॉलिसी डिजाइन कर सकते हैं। मेनली जो भी पॉलिसी डिजाइनर्स होते हैं वो सारे के सारे एट प्रेजेंट टाइम इन सभी चीजों का यूज करते हैं, डेटा माइनिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं पॉलिसी डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, और साइंस के अंदर मेनली जो पुराने जो मेनली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिनको जब आगे बढ़ाना होता है तो उनसे रिलेटेड जो भी डेटा एक्सट्रैक्शन किया जाता है, सेम थिंग फाइनेंस के अंदर है। तो फाइनेंस के अंदर भी
बैंकिंग सेक्टर है, तो इन सभी के अंदर डेटा माइनिंग जो है वो वाइडली यूज की जाती है। आज से नहीं, काफी टाइम से यूज की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डेटा आर एनी फैक्ट। डेटा कोई भी फैक्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं। डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। दैट कैन बी प्रोसेस बाय ए कंप्यूटर, जिनको कंप्यूटर के द्वारा हम प्रोसेस करते हैं या प्रोसेस किया जाता है। टुडे ऑर्गेनाइजेशंस आर accumulating vast and growing amounts of data in different formats। एक तो ये होता था स्टार्टिंग के अंदर कि हमारे पास कुछ डेटा होते थे किसी फॉर्मेट में, और हम अपने पीसी में उनको 1 by 1 एक्सेल में या जैसे भी हम उसको प्रोसेस करके और उसमें से डिटेल निकाल लेते थे। डिटेल तो निकलती थी, कंप्यूटर नहीं था तो रजिस्टर्स में जब बैंक वाले हर एक अकाउंट के रिकॉर्ड मेंटेन करते थे तब भी डिटेल तो फाइंड होती थी, बट उस टाइम सोर्स ज्यादा लगता था, ठीक है। उसके बाद सिस्टम्स में इंफॉर्मेशन रखने लगे तो उसमें भी फाइंड होती थी, ठीक है। अब डेटाबेसेस के अंदर अगर हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा माइनिंग टेक्निक से, तब भी डेटा माइन होता है। बट तब में और अब में डिफरेंस ये है कि पुराने, अगर हम आज से 10 साल पहले चले जाएं, तो आज से 10 साल पहले डेटा जो है वो 25% था आज का, उससे भी ऑब्वियसली शायद कम हो गए। अगर आप 2010 की बात करो और आज की बात करो तो मे बी आपका 75% डेटा बढ़ गया है, ठीक है। तो जिस स्पीड से डेटा बढ़ रहा है उस स्पीड से मेनली हमें इस टाइप की एल्गोरिथम्स को भी डेवलप करना पड़ता है कि जो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है हमारे लिए एक्सट्रैक्ट कर सके। और ये मान के चलते हैं हम कि आने वाले टाइम में डेटा जो है वो इससे भी डबल स्पीड से ग्रो करने वाला है। आज इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। आपके डेटा साइंस आज बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आज के मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग वो भी इसीलिए बनाया गया है कि जितना भी डेटा आता है तो उस डेटा को क्लाउड के अंदर स्टोर किया जा सके, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है डेली। इतना ज्यादा डेटा जनरेट होता है। एक छोटे से अगर आप डिपार्टमेंटल जैसे मॉल की बात करें, जैसे आप रिलायंस फ्रेश ले लो या डीमार्ट ले लो, तो एक दिन में कितने कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं, उन कस्टमर्स ने क्या क्या प्रोडक्ट परचेज किए, क्या उनका बिलिंग इन्वॉइस रहा, तो ये सारा का सारा डेटा जो है वो डेली का डेली जनरेट होता है। अगर मान लो एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर 1000 कस्टमर भी अगर एक दिन के अंदर आते हैं तो 1000 कस्टमर का डेटा वहां पे हाँ, आपका नया जनरेट हो गया। अब डीमार्ट केवल जयपुर में एक ही तो है नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कितनी ब्रांचेज होंगी, तो सोचो एक दिन के अंदर कितना नया डेटा जनरेट होता होगा एक सिंगल कंपनी के पास, ठीक है। तो इसी प्रकार डेटा जो है वो बहुत ज्यादा जनरेट होता है, और जितना डेटा जनरेट होता है उन डेटा को स्टोर करवाने के लिए हमें उतनी टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, और स्टोर करवाने के बाद उस डेटा में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, एक समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है ना, क्योंकि डेटा इतना ज्यादा यहाँ पे मेनली डेवलप हो रहा है डेली। Next, data mining is defined as the process of analyzing data from different perspectives and summarizing it into useful information। मेनली देखो जो भी डेटा माइनिंग है, तो डेटा माइनिंग मेनली इस प्रकार से डिफाइन की गई है, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा, यानी डेटा को एनालिसिस करने का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है ना। पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट करने का मेन मोटिव क्या है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ आवर डेटा एनालिसिस, ठीक है। उसी बेस पे डेटा को समराइज किया जाता है और इंफॉर्मेशन के रूप में, यूजफुल इंफॉर्मेशन के रूप में उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज इन इंक्रीज रिवेन्यू। ठीक है, हम कोई भी कंपनी जो होगी तो वो मेनली इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किस पर्पज से करेगी, इसी पर्पज से करेगी कि मेरा कंपनी का रिवेन्यू जो है वो अच्छे से अच्छा हो। यानी पुराने डेटा को एनालिसिस करके मैं कुछ ऐसी पॉलिसी डिजाइन करूं कि मेरी कंपनी का रिवेन्यू जो है वो बढ़ जाए, मेरी कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाए, ठीक है, इनकम बढ़ जाए, ठीक है, कट कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट को कम करना, यानी जो मेरी कंपनी में पैसा लग रहा है, एक तो इनकम होती है, ठीक है, और एक इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट यानी खर्चे जो है वो कम से कम हो जाए, कुछ ऐसी पॉलिसीज डिजाइन की जाए। और समटाइम्स बहुत, और कुछ टाइम पे दोनों चीजों में फोकस किया जाता है कि भैया कॉस्ट भी कट करो और रेवेन्यू को भी बढ़ाओ, है ना। तो मेनली एफर्ट्स जो है वो इसी टाइप की होती है हर कंपनी की, और इन एफर्ट्स के लिए पुराने 10 से 15 साल के डेटा को एनालिसिस किया जाता है, और वो केवल और केवल डेटा माइनिंग टेक्निक्स के द्वारा ही पॉसिबल है। हम एक एक डेटा को रीड करके हम 10-15 साल का डेटा एनालिसिस करने बैठेंगे तो अपने को तो महीनों लग जाएंगे, तो स्टार्टिंग में क्या डेटा था वो तो स्किप हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें इस टाइप की इंस्टेंट टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। It is a powerful new technology with great potential, helping organizations, companies focus on the most important information in their data warehouses. ठीक है, डेटा वेयर हाउसेज मेनली वो डेटा होते हैं जिसके अंदर पुराना डेटा आपका रखा जाता है, जो डेटा डेली लाइफ में यूज नहीं होता। जैसे कि मान लो आप बैंक में अकाउंट की अगर बात करें तो अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट और डेबिट की जो एंट्रीज है वो डेली बेसिस पे होती है, बट क्या जो अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन है जस्ट लाइक एड्रेस एंड अदर जो इंफॉर्मेशन है, क्या उनको डेली एक्सेस किया जाता है? नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। तो वो डेटा डेटा वेयर हाउस में चला जाता है, क्योंकि उसको आपको डेली ट्रांजेक्शन बेस पे यूज नहीं करना होता, ठीक है। तो ये एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट अपने डेटा माइनिंग टूल्स। तो डेटा माइनिंग का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा कि डेटा माइनिंग होता क्या है, क्या क्या काम कर सकते हैं। अब हम टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिक टूल्स जो है वो डेटा माइनिंग के क्या होते हैं। तो अगर टूल्स की बात करें तो देखो यहाँ पे मेनली काम जो है वो प्रिडिक्शन का होता है और डेटा एक्सट्रैक्शन का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है, प्रिडिक्ट यूजर बिहेवियर एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। ठीक है, मेनली यूजर बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया जाता है और फ्यूचर ट्रेंड्स को यहाँ पे चेक किया जाता है। अलाउिंग बिजनेस टू मेक नॉलेज ड्रिवन एंड प्रोएक्टिव डिसीजन। यानी मेनली जो यूजर बिहेवियर और फ्यूचर ट्रेंड्स को हम प्रिडिक्ट करते हैं तो वो चीज हमें क्या बेनिफिट देती है बिजनेस के अंदर। जो हम नॉलेज ड्रिवन का मतलब जो भी हम नई पॉलिसीज हम नॉलेज को या इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके और डेवलप करते हैं एंड प्रोएक्टिव डिसीजन, और एक पर्टिकुलर कंपनी में डिसीजन मेकिंग के लिए इसको यूज किया जा सकता है कि हमने पहले ये किया था, देन इस टाइप के रिजल्ट हमें मिले थे, देन अब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है। इजीली एक कंपनी जो है वो इजीली डिसीजन ले सकती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल डेटा और ऑल पॉलिसीज, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट टूल इसका है डिसीजन मेकिंग का। नेक्स्ट द ऑटोमेटेड पर्सपेक्टिव एनालिसिस ऑफर। ये मेनली जब हम एल्गोरिथम्स को इस पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये इसको फिर बार बार हमें ऑपरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जैसे जैसे डेटा आता रहेगा वो अपनी रिपोर्ट को बनाता रहेगा और वो रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होती रहती है, ठीक है।
तो इसलिए ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। और प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफर्ड, प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस भी ऑफर करती है, यानी ऑटोमेटिक रिपोर्ट भी जनरेट करती है, और आप चाहो तो उसको प्रोस्पेक्टिव जिस वे में आप चेंज करना चाहो, जिस वे में आप उसको अल्टर करना चाहो, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीजें ऑफर करती है डेटा माइनिंग। प्रोवाइड बिजनेस सॉल्यूशंस दैट ट्रेडिशनली वर टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, यानी पुराने जो टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स थी, उनके लिए यहाँ पे नए सॉल्यूशंस जो है वो वेब माइनिंग के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, पुराने ट्रेडिशनल कंज्यूमिंग में आप यही देख सकते हो कि आप डेटा अगर एनालिसिस करना होता था तो आपको बहुत ज़्यादा जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको चेक करना था। पुरानी जो मंथली रिपोर्ट्स हैं, जितने भी 10 साल की 20 साल की जितना भी डेटा आप एनालिसिस करना चाहते हो, उनकी मंथली ईयरली रिपोर्ट, जो भी ईयर के एंड में मार्च में जो क्लोजिंग होती है तो उस टाइम जो रिपोर्ट बनती है, तो ईयरली रिपोर्ट एंड मंथली रिपोर्ट आपको पता नहीं क्या क्या चेक करना होता था ट्रेडिशनल अप्रोचेज के अंदर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। बट उस प्रॉब्लम को यहाँ कंप्लीटली जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया गया है, और जो अपने डेटा माइनिंग टेक्निक्स हैं वो इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंडिंग प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेसेस। डेटाबेसेस से हम प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट एक्सपर्ट्स यूजुअली मिस बिकॉज of the hug content in the database which lies outside their expectations। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं कि वहाँ पे बहुत डेटाबेस के अंदर भी है हग अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो यूजुअली कुछ चीजें जो है वो मिस हो सकती है ना। यहाँ पे हम 100% सिस्टम्स की तरफ से एक्यूरेट नहीं मान के चलते, कुछ चीजें यहाँ पे मिस हो सकती हैं, कुछ डेटा मिस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको फिर वेरीफाई करना, चेक करना रिक्वायर्ड होता है ना। ये सब कुछ अगर सिस्टम करने लग जाएगा तो फिर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। डेटा माइनिंग टाइप्स, डेटा माइनिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है आपका स्पेटियल डेटा टाइप डेटा माइनिंग, सेकंड आपका टेक्स्ट माइनिंग, और थर्ड है आपका वेब माइनिंग। तो वेब माइनिंग क्या है? वेब माइनिंग जस्ट ए पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग। जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है मशीन लर्निंग, उसी प्रकार डेटा माइनिंग का एक पार्ट है जिसको अपने क्या बोलते हैं, वेब माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, डेटा माइनिंग हम 3 टाइप से करते हैं, और तीनों में से हमारी एक जो टाइप है वो है वेब माइनिंग। तो हम आने वाले सभी लेक्चर्स में अब केवल और केवल वेब माइनिंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, आज मैं इन तीनों का बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि स्पेटियल क्या होता है, टेक्स्ट माइनिंग क्या होता है, और वेब माइनिंग क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पे मेनली वेब माइनिंग का डेवलपमेंट जो है वो यहाँ से माना जाता है ना। जस्ट बेस जो है इसका कंप्लीटली कौन है, डेटा माइनिंग है, और ये एक डेटा माइनिंग का टाइप है। तो सबसे पहले अपने स्पेटियल डेटा माइनिंग की बात करते हैं। तो स्पेटियल डेटा माइनिंग में मेनली देखो क्या होता है, द मेन डिफरेंस बिटवीन डेटा माइनिंग इन रिलेशनल डीबीएस, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, एंड इन स्पेटियल डेटाबेस सिस्टम, यानी नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में सब जब डेटा माइन करते हैं उसमें, और स्पेटियल डेटाबेस माइनिंग सिस्टम में मेनली स्लाइट डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओनली। ठीक है, बाकी तो सब कुछ सेम रहता है। Attributes of the neighbors of some object of interest may have to influence on the object that therefore have to be considered as well। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या होता है, मेनली इसके अंदर
जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिन ऑब्जेक्ट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो आपके नेबर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनके बीच में कुछ इंफॉर्मेशन जो वो शेयर होती है, ठीक है। इसलिए इसको स्पेटियल डेटा माइनिंग अपने बोलते हैं, क्योंकि अपने आंशिक रूप से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम वहां पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से उनके जो नेबर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को भी हम वहां पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। चाहे वहां पे 1% भी इंफॉर्मेशन आप नेबर्स की ले रहे हो, बट वो पार्शियल इंफॉर्मेशन वहां पे आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेन बेसिक आइडिया है स्पेटियल डेटा माइनिंग का, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, दो इसके पॉइंट्स हैं, डेटाबेस प्रिमिटिव फॉर स्पेटियल डेटा माइनिंग और एल्गोरिथम्स फॉर स्पेटियल डेटा माइनिंग। तो बेसिकली अपने को डेटा माइनिंग में ज़्यादा डीप से जाना नहीं है, बिकॉज ऑफ डेटा माइनिंग से हमारा इस सब्जेक्ट में कोई लेना देना है नहीं। ये सिर्फ बेसिक हमें ये जानना है कि डेटा माइनिंग जो है वो आपके वेब माइनिंग का एक बेस है, ठीक है। और वेब माइनिंग जो है वो डेटा माइनिंग की एक टाइप है, एक एप्लीकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अपनी बात करें तो सेकंड आता है टेक्स्ट माइनिंग। और टेक्स्ट माइनिंग के अंदर देखो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट माइनिंग इज द डिस्कवरी by computer of new previously unknown information by automatically extracting information from different written sources। टेक्स्ट माइनिंग मेनली क्या है, जस्ट एक डेटा की डिस्कवरी है जिसके अंदर हमें टेक्स्ट फाइंड करना होता है। यानी इसके अंदर डेटा जो है वो सारा का सारा आपका लेबल्ड होता है, या तो टेबल फॉर्मेट में होता है, या फिर हायरार्किकल, या किसी भी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपका डेटाबेस डिजाइन किया होता है, पर्टिकुलर होता है स्ट्रक्चर में, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होता है। उस स्ट्रक्चर में से मेनली हमें क्या करना होता है, किसी भी सिस्टम के द्वारा हम उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या कह रहा क्या कहा जा रहा है, डिस्कवरी बाय कंप्यूटर ऑफ न्यू प्रीवियसली अननोन इंफॉर्मेशन, यानी नई इंफॉर्मेशन और प्रीवियसली अननोन इंफॉर्मेशन। अब दोनों का लिंक क्या होगा, देखो किसी भी कंपनी की अगर आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहो, तो मान लो इस साल की जो इंफॉर्मेशन है, इस साल के जो डेटा है, जो डेटाबेस के अंदर, तो कभी भी प्रीवियस ईयर के और इस ईयर के डेटा कंप्लीटली डिफरेंट नहीं हो सकते किसी एक कंपनी के लिए। No, there is many relations between both of data, previous year and new year। तो जो न्यू डेटा होगा वो कहीं ना कहीं प्रीवियसली डेटा पे डिपेंड करेगा, या प्रीवियसली डेटा को रिलेट करेगा, ठीक है। तो वो अननोन डेटा भी हम उसके साथ एक्सेस कर सकते हैं बाय ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिटर्न सोर्सेज। डिफरेंट रिटर्न सोर्सेज का मतलब बहुत सारी एल्गोरिथम्स हम लिख चुके हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हम राइट कर चुके हैं, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और काफी कुछ डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है इसके अंदर। तो उन एल्गोरिथम्स से हम इस टाइप के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट माइनिंग इज sort discovers new pieces of knowledge from approaches that find overall trends in textual data, ठीक है। तो टेक्स्ट माइनिंग मेनली क्या करता है, इन शॉर्ट डिस्कवर्स, है ना, छोटे लेवल पे जो डेटा डिस्कवरी होती है, न्यू पीसेज ऑफ नॉलेज। नॉलेज मैंने कल या परसों के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, देयर इज वी कैन कॉल्ड समटाइम इंफॉर्मेशन एंड समटाइम इट इज कॉल्ड एज नॉलेज। जो भी एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन होगी उसको हम नॉलेज या इंफॉर्मेशन कहेंगे, है ना। फ्रॉम अप्रोचेज वही जो एल्गोरिथम्स एंड टेक्निक्स हम यूज करते हैं, ठीक है, दैट फाइंड ओवरऑल ट्रेंड्स इन टेक्सुअल डेटा, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड्स, इसके अंदर ट्रेंड्स का मतलब ईयरली जो ग्रोथ है, ईयरली जो डेटा का कंपैरिजन है, ईयरली जो डेटा आप डिपेंडेंसी चेक कर रहे हो। जैसे मान लो आपने सबसे पहले 2010 के इंपॉर्टेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट किया,
देन 2011 का किया, तो कहीं ना कहीं दोनों को रिलेट करेगा, है ना। अपने ट्रेंड्स की बात करते हैं तो ये डेटा माइनिंग जब स्टार्ट हुआ था तब इसमें क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या मॉडल्स यूज किए जाते थे, देन उसके अंदर फिर क्या डेवलपमेंट आया, फिर उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट क्या हुआ, और इन फ्यूचर हम इसके अंदर क्या देखना चाहते हैं, है ना। तो ये जस्ट ट्रेंड्स होता है। सेम यहाँ पे भी जो आप टेक्स्ट माइन करोगे तो उसके अंदर आप ईयर टू ईयर जो भी माइनिंग होगी डेटा की, तो उसके अंदर आप ट्रेंड्स जो है वो वाया डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स आप यहाँ पे शो कर सकते हो, है ना। तो आजकल तो बहुत सारी ग्राफ टेक्निक डेटा माइनिंग के अंदर अपने डेटा साइंस के अंदर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, टेक्स्ट माइनिंग इज ए वेरिएशन on data mining field that tries to find interesting patterns from the hug databases। ठीक है, यहाँ पे डेटा माइनिंग फील्ड के अंदर टेक्स्ट माइनिंग में कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिल सकते हैं, और वो वेरिएशंस क्या है, ट्राइज टू फाइंड इंटरेस्टिंग पैटर्न्स फ्रॉम द हग डेटाबेसेस। अलग अलग डेटाबेसेस से बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग पैटर्न्स का मतलब होता है कि किस वे में आपका जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर पुट किया गया, रखा गया, और किस टाइप से उसको उसके पैटर्न्स को स्टोर किया गया। अब पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन और पैटर्न मैचिंग सबसे ज्यादा यूज की जाती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, है ना। तो यहाँ पे हम पैटर्न्स को न्यू टेक्नोलॉजीज में इस तरह से यूज कर सकते हैं कि मान लो आपको कुछ आप पहले से डिजाइन करके एल्गोरिथम दे दो कि मुझे तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए, तो वो उस पैटर्न को मैच करके और टेक्स्ट को माइन कर सकता है ना। पहले से आप पैटर्न बना के दे दो कि मुझे इस टाइप का डेटा चाहिए, उस पैटर्न को मैच करके फिर पैटर्न मैचिंग टेक्निक से टेक्स्ट को माइन किया जा सकता है। An example in data mining is using consumer purchasing patterns to predict which products to place together on shelves, or to offer coupons on some products and so on। यानी कि जस्ट अपने मान लो एक कस्टमर हमारे पास आया कुछ डेवलप करवाने के लिए, कुछ एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने के लिए मान लो, तो उसके अंदर वो ये चाहता है कि जो पर्सन कुछ डेटा परचेज कुछ आइटम परचेज कर रहा है उसको कुछ और आइटम सजेस्ट किए जाए परचेज करने के लिए, जैसा कि सभी कंपनीज करती हैं। अगर आप किसी ई कॉमर्स कंपनी से, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप अगर मोबाइल परचेज करते हो तो बहुत दिनों तक आपको उस मोबाइल से जुड़ी एसेसरीज आपको हर जगह दिखाता है, वो चाहे आप फेसबुक ओपन करो, चाहे आप कुछ भी ओपन करो, है ना, वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में दिखाता है। तो ऐसा ही कुछ है। तो हम कैसे समझेंगे कि एक कस्टमर मान लो अगर ब्रेड परचेज कर रहा है तो उसको और कौन सी चीज सजेस्ट की जाए, उसके लिए हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि जिस जिस कस्टमर ने ब्रेड परचेज की उस कस्टमर ने और क्या क्या परचेज किया साथ में, है ना। तो उस बेस पे आप अपने एल्गोरिथम में, अपने सॉफ्टवेयर में ये चीज सजेस्ट कर सकते हो कि जो कस्टमर ब्रेड परचेज करेगा उसको इसके साथ ये चीजें दिखाई जाएगी, या जिस रैंक के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ब्रेड रखी जाए उसके साथ में पास वाले रैंक के अंदर वो प्रोडक्ट रखे जाए। ठीक है, तो इसी टाइप से डेटा, इसी को अपने डेटा माइनिंग बोलते हैं, है ना। हम पुराने डेटा को एनालिसिस करके एक कस्टमर को हम नई चीजें सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। अगर मान लो आपने एक साल का डेटा पर आपने एनालिसिस किया, एक साल के अंदर लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने ब्रेड परचेज की होगी, उन करोड़ों लोगों के अगर आप डेटा एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे करोड़ों लोगों ने साथ में कुछ और चीजें भी प्रोडक्ट किए, परचेज किए। अब उन करोड़ों में से अगर कुछ लाख लोगों ने सेम कॉमन आइटम्स परचेज किए, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका ब्रेड से रिलेशन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ब्रेड परचेज कर रहा है वो इन आइटम्स को 100% कस्टमर नहीं तो कम से कम 70 से 80% कस्टमर
उन आइटम को परचेज करेंगे। इसलिए उन आइटम को ब्रेड के जस्ट पास वाले रैंक के अंदर रखा जाए। आजकल के बिजनेस के अंदर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं और ये ग्रो करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ना। एक छोटी सी एक जो ये वैरायटी स्टोर, किराना स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, ये भी है ना, ये भी इन चीजों को यूज करके, और भाई एक छोटी दुकान वाले में और एक ये जो आप डी मार्ट और रिलायंस फ्रेश, इनमें इतना डिफरेंस क्यों है? उनकी इनकम में और इनकी इनकम में इतना अंतर क्यों है? भाई वो चीजें जो आप रिलायंस फ्रेश या डीमार्ट में लेते हो, वो चीजें आपको एक वैरायटी स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर, किराना की दुकान पे भी मिल जाएंगे। बट फिर भी वहां पे कस्टमर ज्यादा क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे आपको जो आपके चॉइस के आइटम है वो आपको कहीं आसपास ही दिख जाएंगे। वो कस्टमर्स का पूरा ध्यान रखते हैं कि कौन सा कस्टमर कौन सी चीज परचेज करेगा और उसके साथ साथ दूसरी कौन सी चीज परचेज करेगा। यही बिजनेस आइडियाज है। और ये बिजनेस आइडियाज आते कहाँ से? पुराने डेटा से। और पुराने डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं? डेटा माइनिंग से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल इफ वी बाय ए कैमरा, वी ऑफन बाय बैटरीज अलोंग विद इट। अगर हम कैमरा परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बैटरीज परचेज करेंगे, है ना। लास्ट अपना वेब माइनिंग, टुडेज लेक्चर्स लास्ट स्लाइड। वेब माइनिंग हमारा थर्ड डेटा माइनिंग का टाइप है। तो मेनली वेब माइनिंग के अंदर हम इसके अंदर सिर्फ यही देखेंगे कि वेब माइनिंग इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले, एज मैनी बिलीव्स इट ए, Atlassian first proposed the term of web mining in his paper in 1996। वेब माइनिंग 1996 के अंदर फर्स्ट एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था, उसके अंदर इसका जिक्र किया गया था 1996 में, है ना। और आज जाकर वेब माइनिंग जो है वो लगभग 8-10 सालों से, लगभग 2010 से मान लो, उसके बाद ही ट्रेंड में आ गया, है ना। और हमारे सिलेबस में आरटीयू ने तो कब जोड़ा है? पिछले से पिछले साल, यानी जस्ट 2 साल पहले। ठीक है। In this paper, he claimed that web mining is the use of data mining techniques to automatically discover and extract information from World Wide Web documents and services। यानी इस पेपर के अंदर ऐसा दावा किया गया था कि हम वेब माइनिंग, डेटा माइनिंग टेक्निक्स को यूज करके और वेब डॉक्यूमेंट्स और सर्विसेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है। यहाँ से वेब माइनिंग का डेवलपमेंट माना जाता है। ठीक है। ये तीनों ये राइटर्स थे के अंदर जो पेपर पब्लिश किया गया था, इस पब्लिश के ये तीनों राइटर्स थे। ठीक है। इन्होंने ये पेपर पब्लिश किया था। They suggested a similar way to decompose web mining into the following subtasks। यानी उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि वेब माइनिंग को हम इन इन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। देखो वो कौन से पार्ट्स हैं। नंबर 1, रिसोर्स डिस्कवरी। ठीक है। द टास्क ऑफ रिट्रीविंग द इंटेंडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब। ठीक है। रिसोर्स डिस्कवरी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। ठीक है। ऑटोमेटिकली सेलेक्टिंग एंड प्री प्रोसेसिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिट्रीव्ड वेब रिसोर्सेज। ठीक है। जो भी वेबसाइट से डेटा हमें रिट्रीव करना होता है तो वो इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो। और थर्ड था जनरलाइजेशन। automatically discovers general patterns at the both individual websites and across multiple sites। ऑटोमेटिकली हम कुछ एल्गोरिथम्स पुट करके छोड़ दें और ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो डिस्कवर, पैटर्न मैचिंग के द्वारा डिस्कवर होता रहे, यानी लेबलिंग करके हम डेटा को डिस्कवर कर सकते हैं।
तो इतना कुछ 1996 के अंदर बता दिया गया था। तो उसी को हम आगे अब कंटिन्यू डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली। तो कल से अपने इसमें प्योरली जो वेब माइनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा इंट्रोडक्शन जो वेब माइनिंग का कंप्लीट हुआ, और कुछ असाइनमेंट मैं आपको इससे रिलेटेड आपके गूगल क्लासरूम पे भेजूंगा। तो वो असाइनमेंट आप लोग, उसके अंदर ड्यू डेट भी रहेगी, तो उस डेट से पहले आप लोग उसमें कंप्लीट करके और आप उसको सेंड करें, वापस अपलोड करें। ठीक है, तो आज के लेक्चर को तो अपने एक पॉइंट और रह गया इसके अंदर, लास्ट डी, एनालिसिस, एनालाइजिंग द माइंड पैटर्न, है ना। जो भी पैटर्न माइन कर लिए गए हैं उनको अगर हम एनालाइज करें, है ना, रिपोर्ट बनाने के लिए, फाइनल पॉलिसी डिजाइन करने के लिए तो हमें उनको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए अपने एंड करते हैं लेक्चर को। हैव ए नाइस डे। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।